डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। जी हाँ, ये जो है एक्सरसाइज, ये प्रश्नावली है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, क्योंकि इस प्रश्नावली से प्रत्येक वर्ष आपकी बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य आता है। 101% इस प्रश्नावली से एक प्रश्न जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रतिवर्ष आएगा। आप जो है इस वर्ष का भी पेपर उठा के देख सकते हैं मैथमेटिक्स का, और पिछली वर्ष का भी पेपर उठा के देख सकते हैं। प्रश्नावली 1.3 से जो है आपको एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में अवश्य मिलेगा। तो जो है आप अंत तक देखें और सही से समझें। मैं कोशिश करूंगा पूरी आपको समझाने की कि जो है इस एक्सरसाइज से कोई भी अगर प्रश्न आए या उस टाइप का आए तो आपसे छूटेगा नहीं। हमारी जो है पूरी कोशिश यही रहेगी कि या तो इस एक्सरसाइज से कोई प्रश्न आए या उसी से रिलेटेड कोई प्रश्न आए तो आपसे छूटेगा नहीं। और इसमें जो है प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर, जैसे आपको बता दें, इसमें दो ही टाइप के प्रश्न हैं। जैसे एक तो ये है, सवाल मिलेगा कि रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या होगी, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 या 7, 11, 13 कोई भी हो सकता है, या तो उसका गुणांक कुछ होगा। कोई भी संख्या 1, 3, 4, 5 1 तो सभी का होता है, कोई भी गुणांक 2, 3, 4, 5 होगा। या फिर गुणांक भी हो सकता है, इसमें प्लस में कोई अंक होगा या माइनस में होगा, या इसे गुणांक करके ये होगा, या इसे करके कोई संख्या होगी, इस टाइप का। ये तो ये है, ये जो टाइप है ये सेम है। ये इस टाइप का जो सवाल आएगा वो एक तरीके से लगेगा, चाहे ये सवाल आए, चाहे ये सवाल आए, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये। एक तो ये टाइप हो गया, बहुत सरल है ये। उसके बाद एक टाइप का आता है जो सिंगल कोई भी संख्या मिलेगी, जैसे √2 या √3 या √5 या √7 या डाट डाट ऐसे √11, √13। ना तो उसका कुछ गुणांक होगा और ना प्लस और माइनस में कुछ होगा। और सवाल आएगा कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है टाइप, ये अलग टाइप के लगेंगे। सिर्फ आपके सब इसमें दो टाइप के सवाल है, फर्स्ट और सेकंड। इस टाइप के आएंगे और इस टाइप के इस एक्सरसाइज में। ये जो सिंगल आते हैं ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन कठिन नहीं, सिर्फ उसमें भाषा लिखनी है। तो हम आपको समझाएंगे, आप जैसे चाहे इस टाइप का है या इस टाइप का है, आप कैसे लगाएंगे। हैं दोनों बहुत ही सरल है, सिर्फ भाषा लिखनी है, ना कोई सूत्र है ना कोई गुणा भाग है, सिर्फ इसमें लिखने को है, कैसे आप लिखेंगे, कैसे इसे लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया गया है इसका। जैसा कि आप देख रहे होंगे, दिया गया है क्लास 10th मैथ यानी एक्सरसाइज 1.3। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह सवाल दिया गया है, जैसा कि आप अपने मैथ में भी देख सकते हैं और अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपको सवाल दिखाई दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर √5 की जगह √7 आ जाए, √2 आ जाए, √3 आ जाए, √11 आ जाए, √13 आ जाए, कोई भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर आ जाए और उसका गुणांक कुछ नहीं है और उसके प्लस और माइनस में कुछ नहीं है, तो बिल्कुल सेम है। बिल्कुल आप समझते जाएंगे। यहाँ पर √5 है, अगर √7 हो एक ही जैसे लगेगा। जहां पर आपको 5 है वहां पर आप 7 कर देंगे, जहां पर 25 है वहां पर आप 7 7 49 कर देंगे। अगर √3 आ जाए तो जहां पर 5 हम करेंगे वहां पर आप 3 कर देंगे, और जहां पर हम 5 का वर्ग 25 करेंगे वहां पर आप 3 का वर्ग 3 तिया 9 कर देंगे। अगर यही सवाल आ जाए आपकी परीक्षा में, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो जहां पर हम इस सवाल में 5 रखेंगे वहां पर आप 7 कर देंगे, और जहां पर हम 25 रखेंगे वहां पर आप 49 कर देंगे। अगर आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि √3 या √2 या √11 एक परिमेय संख्या है, तो जहां पर हम √5 करेंगे या 5 करेंगे वहां पर आपको 11 यानी 11 रखने हैं। जहां पर हम करेंगे 5 का वर्ग 25, वहां पर आपको 11 का वर्ग 121 करना है। बिल्कुल सेम है। अगर हमने आपको यह बता दिया कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यही सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। या ये सवाल ना आकर कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर आपने बताया था कि इस एक्सरसाइज से एक सवाल अवश्य आएगा, और इसमें तो ये 4 सवाल है या 5 सवाल है, देखो कोई भी सवाल नहीं आया। सवाल आया है लेकिन इसमें √5 है, वहां पर √7 आ गया, √11 आ गया। भाई बात तो वही है, इसमें √5 है, उसमें उन्होंने 3 कर दिया, √11 कर दिया, लेकिन बात हमने बता दिया लगाएंगे। अगर यही सवाल आ सकते हैं आपकी इसमें जो है 3 सवाल दिए गए हैं,
तो ये 3 सवालों में से भी सवाल आ सकता है, या इनसे ना आए तो इनसे रिलेटेड होगा, आपको ध्यान रखना है। और अब सवाल जो है अगर आप ये समझ जाएंगे तो वो भी सवाल आपसे लग जाएगा, है कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिससे हल क्या इसमें करना है, इस टाइप के सवालों में जैसे लगाना है। तो आप ध्यान से देखते जाएं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ भाषा है। तो सबसे पहले सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को जो है, ऐसे सवाल कोई भी मिले इन्हें हम विरोधाभास से सिद्ध करते हैं, उसके विपरीत मानकर, उसे उल्टा मानेंगे। यहाँ पर अपरिमेय संख्या की बात की गई है तो हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो मान लो, माना √5 एक परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। तब जब √5 एक परिमेय संख्या है, और हम बता चुके हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आपको हम बता चुके हैं। वे परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या वो संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहां Q ≠ 0, या A/B के रूप में लिखी जाती है, या X/Y के रूप में लिखी जाती हैं। जो संख्या अंश और हर के रूप में लिखी जाती है उसका हर 0 नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्याएं होती है। तो हमने मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो √5 जो है वो P/Q के बराबर होगा, या A/B के बराबर होगा। जहां आपको याद रखना है A और B क्या है, तो हम लिख देंगे उसके नीचे कोष्टक में, या इसे लिख दो, जहां A और B पूर्णांक हैं, जहां A और B पूर्णांक हैं, और A तथा V में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, ध्यान रखना है आपको, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा B ≠ 0। जैसा कि आप देख रहे होंगे, कुछ भी नहीं आपको करना है। आपको क्या करना है कि हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, और जब √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 को हम लिख सकते हैं A/B, जहां A और B क्या है वो हमने लिख दिया, जहां A और B पूर्णांक है, और A तथा V में एक के अतिरिक्त, यानी एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा V ≠ 0, यानी B जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, देखते जाएं ध्यान से आप। भाई हमने लिख लिया, क्या माना था, √5 बराबर A/B, √5 बराबर A/B। हम कैंचीदार गुणा करेंगे, इसके नीचे बन हमने मान के गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा √5B, या B√5 लिख सकते हैं। जब गुणा करेंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं B√5 या √5B, बात वही है। इसका गुणा करेंगे एक में तो ये हो जाएगा A। अब यहां से करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे, किसी संख्या के ऊपर रूट है उसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाता है, और V इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग यानी स्क्वायर लग जाएगा, A का करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 गुणा में है, तो इसे हम लिख सकते हैं B² बराबर A²/5, A²/5। अब यहां से देख रहे होंगे A²/5, अपान 5 का मतलब क्या है, जिसे हमने अगर लिख दिया है यहां पर कि 20/5, तो इसका मतलब क्या है, 5 से 20 जो है वो विभाजित है, 5 चुक्कू 20, यानी 5 का हमें भागी तो देना है। अगर हमने 1/5 लिख दिया है तो यानी 5 का हमें भागी तो 1 में देना है, 1 जो है वो 5 से विभाजित होगा। तो ऐसे यहां पर है कि B² बराबर A²/5। तो यहां से आप ध्यान रख सकते हैं कि ये क्या है, कि यानी जो A² है वो 5 से विभाजित होगा। तो बस वही लिखना है, तो लिख दो यहां A² 5 से विभाजित है, यहां A² 5 से विभाजित है, इसलिए A भी 5 से विभाजित होगा,
अब मान लिया हमने किसी संख्या का वर्ग, जिसे हमने 25 ले लिया, अगर 25 जो है 5 से विभाजित है और तो 25 का हम वर्गमूल करेंगे 5, तो 5 भी तो 5 से विभाजित होगा। अगर हमने मान लिया कि 16/4 है, अगर 16 4 से विभाजित है तो 16 का जो वर्गमूल हम करेंगे, जो संख्या आएगी 4 आएगी, वो भी तो 4 से विभाजित होगा। या हमने 16/2 कर दिया, कोई भी है। तो यहां से अगर कोई भी संख्या है, अगर वो किसी अंक से विभाजित है तो उसका वर्गमूल भी उस अंक से विभाजित होगा। तो हमने वही लिख दिया, यहाँ a² 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। इतना लिखने के बाद अब हमने मान लिया कि अब माना, इतना लिखने के बाद अब मान लेंगे a बराबर, अब a और b हम दो पूर्णांक ले चुके हैं, एक कोई पूर्णांक और ले लीजिए आप, k m n o p कोई भी ले लीजिए, c ही ले लीजिए। माना a बराबर 5c, माना a बराबर 5c, आगे लिख देंगे जहां c एक पूर्णांक है, जहां c एक पूर्णांक है। अब यहां पर इसे जो है आप समीकरण 1 डाल देंगे, ये ध्यान रखेंगे, इसे यहां पर हमने डाल दिया समीकरण 1, लिखेंगे तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, अब देखो a का मान इसमें रखना है, तो 5b² बराबर, तो a का मान है 5c, उस पर स्क्वायर लगा, हमने स्क्वायर लगा दिया। ये यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा 5b² बराबर 5 का वर्ग करेंगे 25 और c का यानी c²। अब इसके बाद यहां से देखो, यहां हम लिख सकते हैं, ये देखो 5b² बराबर, ये जो है 25 गुणा में आ जाएंगे भाग में, बराबर c², या 5 से ये कटेंगे तो हम लिख सकते हैं b²/5 बराबर c², या इसे सही से लिख सकते हैं c² बराबर b²/5, सीधा करके लिख दिया, यानी जिसका मान या जो भी हमें ऐसे लिख दिया हमने, ऐसे अच्छा नहीं लिखता था। c² बराबर b²/5, अब वही देखो ऊपर जैसे था a²/5, तो वही लिखना है, लिख दो, यहां b² 5 से विभाजित है, इसलिए v भी 5 से विभाजित होगा। यहां देखो b²/5 है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां b² जो है वो 5 से विभाजित है, तब b जो है b भी 5 से विभाजित होगा। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, b भी 5 से विभाजित है। अब देखो a भी 5 से विभाजित है और v भी 5 से विभाजित है, तो यहां से आप समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या हुआ। अभी जैसे 20 है, 20 भी 5 से विभाजित है और 25 भी 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब क्या है, 20 और 25 का मासा कितना हो गया, 5, क्योंकि 20 जो है वो भी 5 से विभाजित है और 25 जो है वो भी 5 से विभाजित है। तो 20 और 25 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, मासा निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, 5। या हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो ऐसा गुणनखंड है जो 20 और 25 में उभयनिष्ठ है। 5 जो है देखो 20 का भी गुणनखंड है 5 चक्कू 20 और 25 का भी गुणनखंड है 5 25, तो 5 जो है एक ऐसा गुणनखंड है जो 20 और 25 में उभयनिष्ठ है। तो यहां से बस वही आपको लिखना है, तो लिख दो, यहां से आप लिखेंगे, ये तो कर चुके हैं, बी भी 5 से विभाजित होगा, तो अब बस लिख दो, यहां से इससे हमें यह पता चलता है कि, इससे हमें यह पता चलता है कि ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इससे हमें यह पता चलता है, देखो हमने ऊपर लिखा था कि a² 5 से विभाजित है तब a भी 5 से विभाजित होगा, यहां पर हमने लिखा है कि b² 5 से विभाजित है तब b भी 5 से विभाजित होगा। अब आप देख रहे हैं कि a भी 5 से विभाजित है, यानी a में भी 5 से भाग जा रहा है, और b भी 5 से विभाजित है, यानी b में भी 5 से भाग
जा रहा है। तो इससे हमें ये ज्ञात है, इससे हमें ये पता चलता है कि ए और बी में जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। अब देखो ये विरोधाभास हो गया। विरोधाभास क्यों हो गया? क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं, ऊपर ये हम लिख चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जहां ए और बी पूर्णांक हैं और ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहां से आप देख रहे होंगे कि आया है ए और बी में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। भाई ऊपर हम आपको बता चुके हैं कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहां से आप देख रहे होंगे कि ए और बी में, क्योंकि ए भी 5 से विभाजित है और बी भी 5 से विभाजित है, जिससे हमें पता चलता है कि ए और बी में जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो जो है ये हमारी उसके परिकल्पना के विरुद्ध हो गया। इससे हमें जो है वो एक विरोधाभास होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इससे हमें यह पता चलता है कि ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जिससे या जो हमारी परिकल्पना के विपरीत है। विपरीत है, जो हमारी परिकल्पना के विपरीत है या जो जिससे विरोधाभास होता है, ये लिख सकते हैं कि इससे हमें यह पता चलता है कि ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जिससे विरोधाभास होता है या जो हमारी परिकल्पना के विपरीत है। और ये विपरीत क्यों है, ये विरोधाभास क्यों होता है, तो आप यहां से लिख सकते हैं। आपका सवाल लग चुका है, बस भाषा है, लिख दो। यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, मान लिया था। जैसा कि हमने ऊपर √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, बस लिख दो। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस आपका जो है सवाल लग चुका है, ये सिद्ध हो चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आपको जो है एक बार फिर दोबारा रिपीट करा देता हूं, ध्यान से जो है देखेंगे कि ये सवाल दिया गया था कि प्रश्न नंबर 1 कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ भाषा लिखनी है। तो हमने मान लिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, हमने उसके विपरीत मान लिया। विरोधाभास से ये प्रश्न सिद्ध किए जाते हैं। और जब परिमेय संख्या है तब √5 बराबर a/b हम लिख सकते हैं, जहां a और b पूर्णांक है और a तथा v में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा v इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर जो है वो 0 नहीं है। अब हमने भाई लिख लिया √5 बराबर a/b, इसका कैंचीदार गुणा किया तो ये हो जाएगा b√5 या √5b बराबर a। दोनों पक्षों का जब हमने वर्ग किया है तो ये 5 और b² बराबर a²। यहां से b² बराबर ये 5 गुणा में भाग में जाएंगे, a²/5। यहां से आप देख रहे होंगे कि a²/5 का मतलब क्या है कि यहाँ a² जो है वो 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। इतना लिखने के बाद अब मानेंगे। अब माना a बराबर 5c, a बराबर 5c, जहां c एक पूर्णांक है, जहां c एक पूर्णांक है। अब यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि b बराबर 5c क्यों नहीं माना। अभी आगे सवाल आएगा उसमें हम b बराबर भी मानेंगे, b बराबर 5c। यहां से आप ये ध्यान देंगे कि जो यहां पर होगा, देखो b² बराबर a²/5 है, जो यहां पर वही मानेंगे। अगर यहां पर सवाल होता a² बराबर b²/5, तब हम यहां पर लेते b बराबर 5c। क्या लेते? b बराबर 5c। लेकिन हमारा a²/5 है तो a² ऊपर है, तो हमने मान लिया a बराबर 5c, जहां c एक पूर्णांक है। तब समीकरण 1 से a बराबर 5c हमने समीकरण 1 में रख दिया, तो 5b बराबर a² यानी 5c का स्क्वायर, ये 5b², ये 25c²। यहां से देखो 5b² ये 25 गुणा में भाग में आगे बराबर
सी स्क्वायर, ये 5 से कट जाएंगे, 5 एकम 5 पचम 25, तो ये बी स्क्वायर अपान 5 बराबर बी स्क्वायर, जैसा कि आप देख रहे हैं बी स्क्वायर अपान 5 बराबर सी स्क्वायर, ऐसे हमने सीधा करके लिख दिया सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपान 5। यहां से आप देख सकते हैं कि यहां बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा। बस इतना करने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस भाषा फिर लिखनी है भाई, फिर लिख दो। इससे हमें यह पता चलता है कि ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। भाई ए भी 5 से विभाजित है और बी भी 5 से विभाजित है, तो ए और बी में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है या परिकल्पना के विपरीत है। क्यों विपरीत है? क्योंकि हमने ऊपर बता चुके हैं कि ए और बी पूर्णांक है, इनमें केवल एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहाँ पर तो 5 आ गया, इसीलिए ये विपरीत है। तो लिख सकते हैं यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, ऊपर माना था, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपका सवाल है जो है लग चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है, जैसा कि आप अपने गणित में भी देख सकते हैं और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो है देखने में आपको बड़ा लगता है, लेकिन ये जो है उससे छोटा है। हमने बताया था कि जब सिंगल √2 √5 √3 कुछ दिया जाएगा तो सिंगल वाला थोड़ा बड़ा हो जाता है, और ये जो है बहुत सरल है, लेकिन लगाना उसी टाइप से है कि सिद्ध कीजिए ये एक अपरिमेय संख्या है। ये भी लगाएंगे हम विरोधाभास से। तो यहाँ पर हल डाल के आपको वही करना है कि माना, सर्वप्रथम वही लिखनी है लाइन, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध कराना है अपरिमेय, यहां से हम मान लेंगे माना एक ये है परिमेय संख्या है, तब या इसलिए, चाहे लिखो तब या इसलिए, जब ये परिमेय संख्या है तब हो जाएगा 3 + 2√5 बराबर a/b, a/b। अब यहां से आपको वही लिखना है, वही लिख दो जहां a और b पूर्णांक है और a तथा v में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा v इज नॉट इक्वल टू 0। बता चुके हैं हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें जो किया है वो उसमें भी किया था, सवाल नंबर 1 में भी यही किया था कि माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें जो भी संख्या दी जाए कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 बराबर a/b। अब आपको वही लाइन लिखनी है जहां a और b पूर्णांक हैं और a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा v इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद आपको वही करना है जो उसमें किया था, वही लिख लो कि 3 + 2√5 बराबर a/b। इसे थोड़ा हल करते हैं, 2√5 बराबर a/b, और ये 3 प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3√5 बराबर, इसमें देखो इसके नीचे 1b एलसीएम लिया, कैंची द्वारा यानी a का नहीं है, ये हो जाएगा 3b। यहां से अगर हम निकालेंगे √5 बराबर तो a - 3b अपान ये 2 गुणा में भाग में आ जाएंगे 2b। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। जो हमने भाषा ऊपर लिखी है वो तो हम प्रश्न नंबर 1 में लिख चुके हैं। उसके बाद यहां से आप देख लीजिए ये हमने किया, इसे हमने हल कर लिया, बस ये सवाल लग चुका है। उसमें थोड़ा बरक करना पड़ता है, फिर हमने सी माना, ये किया, लेकिन इसमें हमने बताया था ये देखने में बड़ा है लेकिन लगाने में ये छोटा है। बस आपका सवाल लग गया है। यहां से आप एक लाइन लिख दें, क्या लिखनी है, लिख दो क्योंकि, आपको पता है क्योंकि हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि a और b पूर्णांक
हैं, क्योंकि हम ऊपर बता चुके हैं तो आपको ज्ञात होगा, तो वही लिख दो, क्योंकि हमें ज्ञात है कि ए और बी पूर्णांक हैं, इसलिए ए माइनस थ्री बी अपान बी जो ये दिया गया है, ए माइनस थ्री बी अपान बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों है, यहां से ध्यान देंगे, क्योंकि हमने ऊपर माना था कि ए अपान बी एक परिमेय संख्या होती है, ए अपान बी एक परिमेय संख्या होती है, और यहाँ ए और बी जो है हमारे पूर्णांक है। ए और बी में पूर्णांक कोई मान रख के देखो, ये जो है 3 4 कुछ भी कोई पूर्णांक रखो तो ये जो है एक परिमेय संख्या आएगी। तो हमने मान लिया है कि ये, क्योंकि हमें ज्ञात है कि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ए माइनस थ्री बी अपान बी एक परिमेय संख्या होगी। कोई पूर्णांक ले लो, हमने 5 ले लिया, तो 5 यहाँ पर हम 5 लें या 4 लें, 3 लें, तो ये 5 और ये यहाँ पर ले लिया 1 या 2, तो 3 दूनी 6 माइनस 1 बटे ये 2 पंचे 10 कुछ भी आ जाएगा। जो है ए और बी पूर्णांक है, जब हम कोई भी पूर्णांक रखेंगे तो हमारी भिन्न इस टाइप की ये बन जाएगी। ये जो है ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ए माइनस थ्री बी अपान बी एक परिमेय संख्या है। और जब ए माइनस थ्री बी अपान बी एक परिमेय संख्या है और उसी के तो बराबर में ए रूट 5 है, आपको दिखाई दे रहा है भाई, हम 4 बराबर 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 4 जो है वो 2 के बराबर है ही नहीं। हम अभी कोई दो, जैसे कोई तराजू पर जब 2 वस्तुएं रखेंगे, जब उसके दोनों पल्ले जो है बराबर होंगे आपस में, तभी तो कोई वस्तु बराबर हो सकती है। किसी का एक तरफ हमने एक ईंट रख दी और एक तरफ हमने कोई अनाज रख दिया है, अब जब दोनों पल्ले आपस में बराबर हो गए तो यानी जितना ईंट का वजन है उतना ही अनाज का वजन है। तो यहां से आप देख रहे हैं ये बराबर है, तो यहां से आप ये परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या इसके ये इक्वल में है, बराबर में है, और जब ये बराबर में है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो आपको वही लिखना है, क्योंकि हमें ज्ञात है कि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ए माइनस थ्री बी अपान बी एक परिमेय संख्या है। तब रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ऊपर आप देखो सिद्ध कर चुके हैं रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हमने परिमेय प्रश्न नंबर 1 में सिद्ध किया था रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहां से जो है ये परिमेय संख्या बता रहा है, तो ये विरोधाभास हो रहा है। हमें मालूम है कि रूट 5 हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय, और यहां से सवाल कह रहा है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो इससे यह विरोधाभास होता है। तो क्यों विरोधाभास होता है, तो यहां पर लिख दो, तब रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। परंतु इससे यह विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है। क्यों विरोधाभास होता है, क्योंकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सवाल कह रहा है परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे परंतु इससे यह विरोधाभास होता है। और यह विरोधाभास क्यों होता है, तो वही लिख दो, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने 3 + 2 रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, परिमेय संख्या मान लिया था, हमने परिमेय संख्या माना था ऊपर, इसीलिए तो यह विरोधाभास हुआ। बस लिख दो, अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस आपका सवाल जो है वो लग चुका है। आप देख सकते हैं, दोबारा आपको फिर समझा देता है, आप ध्यान से जो है समझेंगे। जैसा कि आपका सवाल दिया गया, आप देख सकते हैं, आप यहां पर डालेंगे हल और इस सवाल को हल करेंगे। वही लिखना है कि माना ये तो इतना जो है ये तो चाहे फर्स्ट टाइप का सवाल है, सेकंड टाइप का है, किसी टाइप का है, कोई भी सवाल है, ये तो लिखना ही है कि माना जो भी संख्या दी गई है एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये लिख सकते हैं ए अपान बी के रूप में, जहां ए और बी पूर्णांक है और ए
तथा v में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा v इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो आपको करना है प्रत्येक सवाल में। उसके बाद यहां से आपको देखना है जो संख्या दी गई हमने मान लिया, फिर यहां से जो है अगर सिंगल वाला है उसका वर्ग करके हल करते हैं। इसे जो है इसे ही हमने इसे यहाँ 3 को उधर भेजा माइनस में गया, यहां से देखो ये इसे लिख लिया, ये बी एलसीएम लिया तो ये ए और ये हो जाएगा -3b। ये 2 गुणा में भाग में आया तो √5 बराबर हो गया a - 3b अपान 2b। बस यहां से लिखेंगे क्योंकि हमें ज्ञात है कि a और b पूर्णांक है, इसलिए a - 3b अपान b एक परिमेय संख्या है। तब √5b एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि जो परिमेय संख्या उसके बराबर है। परंतु इससे यह विरोधाभास होता है, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने 3 + 2 √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप ये प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि आप अपने गणित में भी देख सकते हैं और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दिया गया है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये जो संख्याएं दी गई हैं ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपरिमेय है या नहीं है। तो पहले तो हमने ये फर्स्ट ले ली, फर्स्ट है कि 1/√2 सही है। तो इसे जब ये लिया है इसका देखो हल कैसे करेंगे, तो वही करना है। फर्स्ट आपको सबसे पहले हमने कहा कोई भी संख्या हो हल डाल को आपको सबसे पहले तो वही करना है जो सभी संख्याओं में करते हैं। तो वही अब मान लो कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए या तब 1/√2 बराबर a/v लिख सकते हैं। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अब ये गुणा करेंगे तो इसका कैंचीदार तो ये b का 1 में करेंगे v और इसका करेंगे तो √2a लिख दो चाहे a√2 लिख दो। अब देखो यहाँ पर सिंगल है, ना तो इसका कोई गुणांक है ना तो कोई प्लस और माइनस में है। तो हमने बताया था कि अब आपको वही करना है। तो यहां से हमने a/b लिख लिया है। इसके बाद ये जो है ये बाद में करेंगे, ये सॉरी जो है यहां से आपको पहले लिखना है a/b है क्या, a/b क्या है आपको वो लिखना है पहले। तो लिख दो यहां से जहां a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा v इज नॉट इक्वल टू 0। हमने बताया था ये तो जो है हर एक सवाल में आपको करना है कि माना जो भी संख्या दी गई है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब ये मान लिया a/b जहां a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा v इज नॉट इक्वल टू 0। बस अब जो है हल कर दो। दिया गया है 1/√2 बराबर a/b, जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर √2a। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने बताया जब सिंगल संख्या मिलेगी, ये देखो सिंगल है, इसका ना तो कोई गुणांक है ना कोई प्लस और माइनस में है, ऊपर एक है या तो फिर ऊपर 3 4 5 होता, तो जो है उसे इस वर्ग करके हल करेंगे। तो देखो इसका वर्ग करेंगे ये हो जाएगा b², इसका करेंगे ये 2 और a², यहां से ये आ जाएंगे तो ये हो जाएगा b²/2 बराबर a², या इसे सीधा करके लिखेंगे तो a² बराबर b²/2। इतना करने के बाद बस आपको वही लिखना है कि यहां जैसा कि आप देख रहे हैं यहां b² 2 से विभाजित है, इसलिए v भी 2 से
विभाजित होगा, विभाजित होगा। आई होप ये जो बातें जो है आप समझ रहे होंगे। जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 लगाया था सेम वैसे ही है, विभाजित होगा। बस ये करने के बाद है कि ये बी स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित है, तब बी भी 2 से विभाजित होगा। बस यहां से अब मान लो कि अब माना, अब हमने बताया था कि यहां पर देखना है, यहां पर अगर ए स्क्वायर होता तो ए बराबर हम मानते थे, अब यहां पर हमारा है बी स्क्वायर, क्या है बी स्क्वायर, तब हम बी बराबर मानेंगे। तो अब माना बी बराबर कोई पूर्णांक ले लो। अब यहां पर हमने उसमें 5c लिया था, इसमें देखो 2 है तो 2 और हमने c ले लिया 2c, जहां c एक पूर्णांक है, जहां c एक पूर्णांक है। हमने आपको बताया है कि सेम होता है। देखो उसमें जहां पर 5 था वहां पर हम 2 करते आ रहे हैं और सिर्फ हमें वही भाषा लिखनी है, उसी टाइप से लगाना है, उसी टाइप से करना है। जहां पर उसमें 5 था वहां पर हमें 2 करना है, जहां पर 25 होगा वहां पर हम इसमें 2 दूनी 4 कर देंगे, जहां पर सी। अब देखो इसे हम डालेंगे समीकरण 1, बताया था तो लिख दो, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो इसके b का मान रख दो, यानी 2c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। यहां से अगर हम लिखें c स्क्वायर बराबर तो 2a स्क्वायर बटे 4, 2 दूनी 4, यहां से लिख सकते हैं कि c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपान 2। जैसा कि आप देख रहे हैं a स्क्वायर अपान 2 यानी 2 से जो है a स्क्वायर विभाजित है, तो वही लिख दो कि यहां ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, तब ए भी 2 से विभाजित होगा। अब आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, बी भी 2 से विभाजित था और ए भी 2 से विभाजित है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, लिख दो यहां से, बस सिर्फ भाषा लिखनी है अपनी भाषा में। इससे हमें यह पता चलता है कि ए और बी में दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ए और बी में 2 जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और 2 अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो ये देखो यहां पर विरोधाभास हो गया, क्योंकि हम ऊपर आपको बता चुके हैं कि ए और बी पूर्णांक है तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहां से निकल के आया है कि ए और बी में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहां लिख दो, जिससे यह विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है, या जिससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, जिससे लिख सकते हैं इस तथ्य का विरोधाभास होता है, या जिससे यह विरोधाभास होता है। और क्या विरोधाभास, क्यों विरोधाभास हुआ है, तो बस यहां पर लिख दो, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने 1/√5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, परिमेय संख्या मान लिया था, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे जो है दोबारा एक बार आप जो है फिर देख लें, जल्दी में समझ लें। वही आपको करना है कि माना जो भी संख्या दी गई है एक परिमेय संख्या है, तब उस संख्या को a/b के बराबर करेंगे।
जहां ए और बी पूर्णांक है तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। अब वही संख्या जो दी गई थी, अब यहां से देखो हमने गुणा किया तो v बराबर आ गया √2a। दोनों पक्षों का जब वर्ग किया है तो ये b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब यहां से हम लिखेंगे दो गुणा में भाग में आ गए तो b स्क्वायर अपान 2 बराबर a स्क्वायर, या a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपान 2 सीधा करके लिख दिया। यहां से आप देख रहे होंगे कि यहाँ b स्क्वायर, देखो b स्क्वायर अपान 2 है, 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ b स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। अब माना b बराबर 2c, जहां c एक पूर्णांक है, तब समीकरण 1 से ये कर दिया है, समीकरण 1 में इसका मान रख दिया, आया 4c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, ये जो 4 भाग में जाएगा कट के आ गया है c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपान 2। यहां से आप देख रहे होंगे कि यहाँ a स्क्वायर 2 से विभाजित है, तब a भी 2 से विभाजित होगा। इससे हमें यह पता चलता है कि a और b में दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, या जिससे इस कथन का विरोधाभास होता है। और यह विरोधाभास क्यों हुआ है? यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने 1/√2 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 का ही जो है अगला भाग दिया गया है, सेकेंड है 7√5। अब हमने बताया था कि अगर उसके गुणांक में कोई अंक है या प्लस माइनस में है तो वह जो है छोटा हो जाता है, उससे थोड़ा सरल हो जाता है। तो देखो जब हम इसे लगाएंगे, पहले तो आपको हल डालकर वही करना है, सेम कुछ भी नहीं, कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब 7√5 बराबर a/v। अब यहां से हम लिख सकते हैं, देखो 7 गुणा में भाग में जाएंगे तो √5 बराबर a/7v। बस आपका सवाल लग गया। ये जो जिसके गुणांक में कुछ होता है या प्लस माइनस में होता है, ये सवाल बहुत सरल होते हैं। बस यहां से जो है आपका सवाल लग चुका है, तो आप लिख दो यहां से वही जो लिखना है। जो इस टाइप के सवाल मिलेंगे वो बहुत ही सरल मिलेंगे आपको। तो पहले तो आपको यहां से ये ध्यान रखना है, यहां पर जो लाइन लिखते हैं वो लाइन लिखनी है पहले। ये जो है यहां पर हमने ध्यान नहीं दिया है, सॉरी। यहां पर जो है पहले तो हमने ये लिख दिया कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब 7√5 बराबर a/b। तो यहां पर ये तो लिखना है a और b है क्या, तो यहां पर पहले ये लिख दो, जहां a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जहां a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब आपको वही लिखना है कि 7√5 बराबर a/b। तो यहां से लिखेंगे √5 बराबर a/7v, 7v। अब यहां से आप लिख दो, क्योंकि आपको पता है, ऊपर बता चुके हैं, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a/b एक परिमेय संख्या है, उसमें 7 का गुणा हो गया, और a और b पूर्णांक है, 7 भी तो एक परिमेय संख्या है, तो a/7b भी एक परिमेय संख्या है। यहां लिख दो, तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी।
परिमेय संख्या होगी, परंतु इससे इस तथ्य या इस कथन का विरोधाभास होता है। विरोधाभास होता है। विरोधाभास क्या होता है? क्योंकि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है और ये सवाल कह रहा है परिमेय संख्या, तो विरोधाभास होता है। और विरोधाभास क्यों हुआ है? तो वही लिख दो, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी, क्योंकि हमने 7√5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था। परिमेय संख्या मान लिया था, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो आई होप ये प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोबारा आपको फिर समझा देता हूं। 7√5, तो वही आपको पहले करना है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब 7√5 बराबर a/b। यहां से लिखेंगे जहां a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब वही लिख दो। उसे लिखने के बाद ये 7 है, यहां पर आगे बस लिख दो, क्योंकि a और b पूर्णांक है इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है। तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जब ये परिमेय संख्या इसी की ये बराबर है, और बराबर हम बता चुके हैं बराबर है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। विरोधाभास होता है क्योंकि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, सवाल कह रहा परिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास हो क्यों रहा है? कि यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने 7√5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 का जो है अगला सवाल दिया गया है थर्ड। आप अपने गणित में देख सकते हैं कि 6 + √2, ये भी बहुत सरल है। हमने बताया कि उसमें प्लस में कुछ है या माइनस में कुछ है, तो वो सवाल जो है थोड़े छोटे रहते हैं, सरल। और सरल वो भी है अगर आप सही से समझेंगे, कठिन नहीं है। तो देखो इसे सबसे पहले वही करना, हल डालेंगे और लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तब 6 + √2 बराबर a/v, जहां a और v पूर्णांक है तथा a और v में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा v इज नॉट इक्वल टू 0। इतना तो सभी सवालों में करना है। इतना करने के बाद फिर वही लिख दो 6 + √2 बराबर a/b। यहां से लिखेंगे √2 बराबर a/b और 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यह √2 बराबर b एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, तो यह हो जाएगा a - 6b। बस यहां लिख दो। यहां a और v पूर्णांक हैं, या लिख सकते हैं क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, या लिख सकते हैं कि हमें ज्ञात है a और b पूर्णांक हैं। हमें ज्ञात है कि a और b पूर्णांक हैं, तब a - 6b/b एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, इसी के तो ये इक्वल बराबर में है, तो ये भी ये परिमेय संख्या होगी। लिखेंगे परंतु इससे इस कथन का, इससे इस तथ्य का या इससे इस कथन का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है। और यह विरोधाभास क्यों हुआ है तो लिख दो, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने 6 + √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, एक परिमेय संख्या मान लिया था। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपका सवाल लग चुका है, दोबारा फिर आपको जो है बताए देता हूं, देख लें आप। ये आपका सवाल दिया गया है, आ सकता है बोर्ड परीक्षा में कि ये सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको हल डाल के करना है कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तब 6 + √2 बराबर a/b। यहां से लिखेंगे जहां a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। अब वही लिखेंगे 6 + √2 बराबर a/b, तो √2 बराबर a/b और ये प्लस में है गया माइनस का 6, ये b एलसीएम लिया, ये भिन्न को हल किया, ये आ गया। यहां से लिखेंगे यहां a और b पूर्णांक है तथा a - 6b/v एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस कथन का, इस तथ्य का विरोधाभास होता है। और क्यों विरोधाभास होता है? यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने 6 + √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया था। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप ये प्रश्न जो है आपको समझ में आ गए होंगे। ये प्रश्नावली जो आपकी है 1.3, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इससे रिलेटेड, इसी प्रश्नावली से एक प्रश्न, एक सवाल। अब यहाँ पर कहेंगे इसमें ये 4-5 सवाल थे, अब यहाँ पर जो है ये सवाल नहीं था, यहाँ पर आ सकता है 7 + √2 या आ सकता है 5 - √7। बात तो वही है, यानी उन्होंने अंक चेंज कर दिया है, आपको लगाने का तरीका वही है। तो इस टाइप का जो है एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। आप इस वर्ष का भी पेपर उठा के देख सकते हैं और आप पिछली वर्ष का भी पेपर उठा के देख सकते हैं। तो हमने इस टाइप के ये जो भी प्रश्न थे हमने आपको विधिवत रूप से बताया, जिससे आप इस ऐसे प्रश्नों को कभी भी ना भूलें। और फिर भी आपको अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, यहाँ पर आपने ये कैसे कर दिया। तो अगले वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों को दोबारा फिर समझाएंगे। वैसे हमने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने इस हिसाब से आपको समझाया है। तो ये थे आपके जो है प्रश्नावली 1.3 से रिलेटेड जो है प्रश्न, जितने भी आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है कक्षा 10 में गणित की, उसमें जो ये 1.3 प्रश्नावली है उसमें जो भी ये प्रश्न दिए गए थे हमने हल करके आपको दिखाए, विधिवत तरीके से समझाए। जो है आप हमारे चैनल गंगा पर जनसंघ को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हम कभी भी अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे या कभी भी लाइव आएंगे, आपसे जुड़ेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तुरंत मैसेज पहुंचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 1.